हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली डी ब्लॉक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि क्यों डी ब्लॉक के कंपाउंड्स डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। उसी की कॉन्टिन्यूशन में एक और प्रॉपर्टी हम लोग आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे और वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे बेसिकली हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, जिसमें एक आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और एक आते हैं पैरामैग्नेटिक। हालांकि कुछ और टाइप्स भी हमने पढ़ी थी सॉलिड स्टेट के अंदर, बट अभी फ़िलहाल हमारा फोकस इन दो पे ही रहेगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसान वर्ड्स में बात करूं तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। मीन्स आप कह सकते हैं अगर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। बस ये एक छोटा सा कैटेगराइजेशन आपको असिस्ट करेगा किसी भी सब्सटेंस को ये बताने में कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। जो भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हैं उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है म्यू दैट इज इक्वल टू n इंटू n+2 स्क्वायर रूट, और मेजर करने का ये यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, जहाँ n आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फॉर्मूले के और भी कई रूप हमें नज़र आते हैं, लाइक 4s इंटू s+1 का स्क्वायर रूट, ऐसा करके भी एक लिखा जाता है जहाँ पे s स्पिन होता है। बट कोई एक फार्मूला ही हमें याद रखना होगा और हम वही यूज़ कर लेते हैं जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिज्म चेक करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करने के लिए, उसका बिहेवियर कैटेगराइज करने के लिए कि वो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, हमारा सारा फोकस रहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पे। जैसे सपोज़ आपको कहा गया कि जिंक और आयरन दो स्पीसीज़ हैं, बताइए कौन डायमैग्नेटिक होगा और कौन पैरामैग्नेटिक। तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लाइक जिंक का 3d10 4s2 होता है और आयरन का 3d6 4s2 होता है। तो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि जो D6 है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग है, जबकि D10 तो फुल्ली फिल्ड है। तो इस D6 की सिचुएशन पे आप जाएं जहाँ आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और आप कह सकेंगे कि आयरन पैरामैग्नेटिक है। n का वैल्यू पुट करके आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी आपको दिखाए जाते हैं, लाइक मैं से बोल रहा हूँ FeCl3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो या VO+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो आपको यहाँ पे डी ब्लॉक की स्पीसीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना है। जैसे Fe का यहाँ पे आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3D D5 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकाल दीजिए, एक यहाँ से, तो D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जा सकते हैं, वैनेडियम आपको दिखाया गया है 3D3 4s2 होता है। आप यहाँ वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, वैनेडियम की X मान लेता हूँ -2 दैट इज़ इक्वल टू +1, तो X का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाता है +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउट हैं। तो 2 यहाँ से आउट किए, एक यहाँ से आउट किया। D2 में आपके पास D के अंदर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, और n का वैल्यू पुट करके आप इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। समस्या समटाइम कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाती है, लाइक मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, डिटेल तो अभी नहीं पढ़ाऊँगा, इसका अगले चैप्टर में ही पढ़ना है हमें। जैसे मान लीजिए मुझे ये कह दिया गया कि ये एक कंपाउंड है, आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, या एक ये कंपाउंड है, आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए।
और जैसा कि मैंने बताया, आप डी ब्लॉक के मेंबर पे चले जाना और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना, तो Fe यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ तो Fe3+ है। चेक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Fe की x मान लेता हूँ, साइनाइड की -1 होती है, 6 लगे हुए हैं, ओवरऑल चार्ज स्पेसिस पे -3 है, तो x का वैल्यू +3, यानी कि यहाँ या यहाँ कहीं पे भी आप चेक करेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पाएंगे, जहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन नज़र आता है 3d5। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपली n का वैल्यू 5 पुट कर देंगे और अपने आंसर को रिपोर्ट कर देंगे, जो कि गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बात पढ़ के आए कि डी ब्लॉक के मेंबर्स के पास 5 d ऑर्बिटल्स होती हैं जो स्प्लिट हो जाती हैं। ये लीजिए, ये मैंने स्प्लिट कर दी 3 और 2 में। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन इन 5 जो ग्रुप्स में बटी हुई ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर फिलिंग शो करेंगे। सो वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड होंगे जो पहले यहाँ पड़े थे, उनमें एक ऑप्शन ये था कि 3 यहाँ चले जाएं और 2 यहाँ, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बट ये भी ऑप्शन था कि पहले ये पूरा भरे, पेयरिंग हो यहाँ, और फिर अगर बचे तो यहाँ आए, तो बचा ही नहीं कोई, रिजल्टिंग सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 1.73 bm आएगा। आप वहाँ उस फॉर्मूले पे जब निकाल के देखेंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 5.9 के आसपास आएगा। और जब मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 5.9 बोर मैग्नेटॉन आता है, जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन आता है। तो ये एक समस्या है हमारे सामने, एग्जिस्टिंग समस्या, कि किसी कंपाउंड के अंदर फिर डी ब्लॉक में हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर्ड अप होने वाला है या वो ऊपर जाने वाला है। उसी से तो पता चलेगा कि कितने उस स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये सारी कहानी हम लोग अगले चैप्टर में, जहाँ कलर को एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से, वहीं पे इस मैग्नेटिक मोमेंट को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टिल आप बस इतना दिमाग में बात रख के चलेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है वो एक की पॉइंट है किसी भी स्पीसीज के मैग्नेटिज्म का पता करने के लिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्यों, पेयर्ड क्यों नहीं? देखिए, ये एक चार्ज्ड बॉडी है इलेक्ट्रॉन, और अपोजिट चार्ज्ड बॉडी यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी अपोजिट चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो साइड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, जिसका अपना एक मैग्नेट की तरह से एक्ट करने का टेंडेंसी होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन एक जस्ट लाइक ए माइक्रो मैग्नेट बिहेव करता है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। उसके मैग्नेटिक मोमेंट में, उस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट में 2 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एक उसका स्पिन, दूसरा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक उसकी स्पिन कंट्रीब्यूट करती है, एक इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन के थ्रू कंट्रीब्यूटेड है और वो ऑर्बिटल के थ्रू कंट्रीब्यूटेड है। दोनों का रिजल्टेंट सम ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हम लोग यहाँ 12th क्लास के अंदर जब भी कहीं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ स्पिन का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। रादर क्लियरली स्पीकिंग, हम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली कैलकुलेट करते हैं। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट और हम जो कैलकुलेट करते हैं उस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। डी ब्लॉक वाले कंपाउंड्स में नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है
मतलब जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो काफ़ी क्लोज होता है रियल मैग्नेटिक मोमेंट के, मींस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल होता है। बट एफ ब्लॉक वालों में अगर हम देखें तो उस फॉर्मूले में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और कंपाउंड का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें स्लाइट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मींस इस एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ हेल्दी रहता है, कुछ अच्छा खासा रहता है, वो वहाँ पे दबा हुआ नहीं होता जैसा कि डी में दबा हुआ होता है। बट स्टिल हम इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को यहाँ कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे इस क्लास 12th के लेवल पे। हमें सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को ही कैलकुलेट करना होता है। मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख के अपना आंसर रिपोर्ट करना होगा। रादर क्वेश्चंस में भी काफ़ी जगहों पे क्लियर कट मेंशन्ड होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और ना हो मेंशन्ड तो भी आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना होता है। जब किसी स्पीसीज के पास उसकी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और जब वहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बाकियों को नहीं कंसिडर कर रहा, वहाँ पे भी होंगे तभी पेयर्ड होगा, लेकिन जब वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस हाफ वाले का मैग्नेटिक मोमेंट होगा और माइनस हाफ वाले का नहीं होगा, दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वही मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता था 1.73 बोर मैग्नेटॉन। लेकिन क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट है, मींस उनके रिवॉल्व करने का डायरेक्शन अपोजिट है, और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मींस डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। मींस एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। ऐसा समझें एक ऑर्बिटल में 2 माइक्रोमैग्नेट्स हैं, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दोनों का स्पिन अपोजिट है तो दोनों अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एग्जैक्टली कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। और किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको जीरो नज़र आता है तो आप उसे डायमैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं, और अगर वो नॉन जीरो होता है तो आप उसे पैरामैग्नेटिक सॉलिड का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से, हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो पाती कहानी हमारी अभी, क्योंकि और क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको डी ब्लॉक में कुछ ऐसे जहाँ ये स्प्लिटिंग की कहानी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऐसी कुछ स्टोरी एक आध क्वेश्चन में नज़र आएगी आपको, स्पेशली इसी मैग्नेटिक मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मुझे लगता है जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इस पॉइंट को समझ जाएंगे, और डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक, स्पेशली डी ब्लॉक के लिए अभी एक बार स्टडी करना चाहेंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। ये कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है? ये कोई एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आयंस रहते हैं, बट वो अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है आयरन और साइनाइड का, जिसमें टोटल 7 आयंस हैं। एक Fe2+ है और 6 साइनाइड हैं। लेकिन ये आयन ना तो इस Fe2+ के कैरेक्टर्स को शो करता, उसकी प्रेजेंस को शो करता अगर मैं केमिकली उसको डिस्टिंग्विश करना चाहूँ, टेस्ट करना चाहूँ, और ना ही साइनाइड अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता। जो साइनाइड की ख़तरनाक प्रॉपर्टीज़ हैं इमीडिएट किलिंग का, वो भी ये शो नहीं करता जब इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के आयंस प्रेजेंट हैं और कोई भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन है जिसमें कुछ आयन एक भी हो सकता है, हालांकि कुछ एग्जांपल मैं पुट करूँ तो, बट जनरली हम देखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आयंस होते हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंस किसी भी केमिकल डिस्टिंग्विशिंग के दौरान शो नहीं करते। ये डी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारी इंतज़ार कर रहा है, जहाँ हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। पहली बात तो ये देखें, अगर मैं कोई सिंपल आयन को देखूं, लाइक KCN को देखूं,
और मैं उसको पानी के अंदर डालूं तो ये इमीडिएटली आयनिक बॉन्ड टूट जाता है जो K और Cn के बीच में होता है। तो इस आयनिक बॉन्ड के टूटने में कोई दिक्कत नहीं आती वाटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो Fe और Cn के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता। एक्चुअली सभी डी ब्लॉक मेंबर्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। आपको लगेगा आयरन के पास तो नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन था 3d6 4s2 और ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है जिसका 4p 4d सब खाली पड़े हैं। ये भी खाली हो सकता है कुछ मेटल्स के केस में, और ये तो सभी के पास खाली है। तो अपनी इन खाली ऑर्बिटल्स में या इन खाली ऑर्बिटल्स में वो किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ये Fe था और उसके पास मान लीजिए ये खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो ये यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन डोनर्स बॉडी से, जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर बॉडी ली हुई है Cn नेगेटिव, जहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखाई देंगे जो कहीं डोनेबल होते हैं। तो ये उन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स को बोला गया है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और रिजल्टिंग जो ये आयन बन रहा है जिसमें ये बॉन्ड अब वाटर के अंदर नहीं डिसोसिएट होने वाला, मतलब Cn नेगेटिव या Fe2+ फ्री नहीं होने वाले और अपनी प्रेजेंस शो नहीं करने वाले। वो इसी वजह से नहीं करने वाले क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाटर की प्रेजेंस में बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होता। तो अपनी इन खाली डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को बना पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें आप, कॉम्प्लेक्स आयंस को बना पाते हैं, सॉरी। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन से क्या मतलब है? ये मेरे पास कोई डी ब्लॉक की मेटल है और ये उसके एटम्स कुछ इस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं एक लैटिस के अंदर, और ये जो साइट आप बीच में देख रहे हैं ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। क्योंकि डी ब्लॉक के मेंबर फोर्थ पीरियड में शुरू होते हैं और उसके अंदर जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते आए हैं तो साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो एटम्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड, जिसकी वजह से ये बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स आपको नज़र आती हैं ये इंटरस्टिशियल साइट भी अच्छे बड़े साइज़ की हो जाती हैं। जितना एटम का साइज़ लार्ज होगा उतनी उनके बीच में इंटरस्टिशियल साइट लार्ज होगी, और कुछ छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, वो आसानी से यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। इन्हीं कंपाउंड को बोला गया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जो डी ब्लॉक के मेंबर्स इन सेकंड या फर्स्ट पीरियड के छोटे मेंबर्स के साथ दिखाते हैं। बड़े मेंबर्स तो डेफिनेटली नहीं आ पाएंगे, तो बोरोन कार्बन जैसे ही छोटे मेंबर्स आ सकते हैं या हाइड्रोजन आ सकता है। तो जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं इसमें, मीन्स जो मेटल है और जो स्पीसीज है लाइक हाइड्रोजन को मान लीजिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ, उनका कुछ प्रोपोर्शन स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होता, हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ही नज़र आता है। और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एलॉयज़ फॉर्मेशन की। एलॉयज़ दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक जिंक मेटल था और ये एक कॉपर मेटल था, तो जब मैं दोनों को गर्म करके होमोजीनिटी शो करना चाहता हूँ, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहता हूँ, तो एक एटम की जगह दूसरा एटम ले सकता है। मीन्स साइज में ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से जिंक के लैटिस के बीच में कॉपर का एटम और कॉपर के एटम्स के बीच में जिंक का एटम, और इस तरह से वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। अगर लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज होता तो होमोजीनियस मिक्सचर बनने में दिक्कत आती, और कंपेरेबल साइज होने की वजह से ही ये सभी आपस में मिक्स किए जाने पे एलॉयज़ बना पाए। दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरफ आप मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट या डाउनवर्ड, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता डी ब्लॉक वालों में। अगर हम कंपेयर करें पी ब्लॉक के मेंबर्स के साथ, स्पेशली लेफ़्ट राइट मूवमेंट के दौरान, तो हमें
10-15 पिकोमीटर साइज़ का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस नज़र आता है। डी ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो 5 to 7 पिकोमीटर का डिफरेंस नज़र आता है, और एफ ब्लॉक के अंदर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के साइज़ में देखें तो मुश्किल से 1.5 to 2 पिकोमीटर का डिफरेंस नज़र आता है। तो डी ब्लॉक वालों में भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच के साइज़ का डिफरेंस है वो बहुत नॉमिनल सा है, ज़्यादा नहीं है। साइज़ में हम लोग स्टडी ज़रूर करते कि डिक्रीज़ हो रहा है, बट इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता था जितना पी ब्लॉक में डिक्रीज़ होता है, रिजल्टिंग वो एलॉयज़ फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते करते डी ब्लॉक की दो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ पे पहुंच जाते हैं। एक आयोनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो सभी को ही पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ कुछ स्पेशल बात तो उसके लिए आनी नहीं है। ट्रेंड्स की जहाँ तक बात है तो ट्रेंड्स कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए कि लेफ़्ट टू राइट वो क्या कर रहा है। ये दो प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों को एक साथ स्टडी करना ही ज़रूरत है। अलग अलग नहीं पढ़ सकते हम दोनों को। अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहेगा। हमारी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा सीक्वेंस में नहीं गिवन है, ऑलरेडी पहले से ही आ चुकी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई हैं आपको पहले, वो बाद में आती हैं, बट अब हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी में अगर मैं ये समझना चाहूँ कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है, तो नॉर्मली लिखा दिखता है हमें कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। हालांकि ट्रेंड रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है वो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम अभी साइज़ के बारे में जैसा पढ़ रहे थे कि साइज़ एक बार डिक्रीज़ होने शुरू होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर थोड़ा इंक्रीज़ होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी प्रैक्टिकली अगर हम डाटा पे जाके स्टडी करें तो हमें लगेगा कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें कुछ ट्रेंड को जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी भी मेटल का अगर मैं हायर आयनाइजेशन एनर्जी देखूंगा तो वो उसकी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा ही होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो क्लास 11 से आपको समझाया जाता था, यहाँ पे एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगा, सेकंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे भी ज़्यादा, एंड हायर उससे भी ज़्यादा। दो तरह के सवाल हमें यहाँ सॉल्व करने हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। लाइक मैं डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको वो दिखाता हूँ और फिर उसको सॉल्व करना समझाता जाऊँगा। ये एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो आयनाइजेशन एनर्जी से फ्रीक्वेंटली हम लोग स्टडी करते हैं। IE3 ऑफ मैग्नीज इज़ वेरी वेरी हाई देन IE3 ऑफ Fe, या इस तरह से क्रोमियम मैग्नीज में कंपैरिजन देखा है। तो आप एक बार मैग्नीज और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। जैसे मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखता हूँ तो 4s2 3d5 आता है, और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो वो 4s2 3d6 आता है। IE3 का मतलब है थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, मीन्स IE1 लगा के आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, IE2 लगा के आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, अब तीसरा निकालना है। तो पहले तो दो निकाल दीजिए, तो डेफिनेटली जो वैलेंस शेल है वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स आउट करेंगे आप। भरते डी में है लास्ट, लेकिन निकलता हमेशा वैलेंस शेल से है पहले, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब एक और निकालना है आपको। जब एक और निकालना है तो आपको यहाँ से निकालना है एक और, आयरन के लिए D6 में से, या यहाँ से निकालना है D5 में से। और D5 एक हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए ये IE3 मैग्नीज की बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू IE3 ऑफ आयरन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी ट्रेंड पे रहेगा। क्रोमियम और मैग्नीज को कंपेयर कराया गया है। तो ये क्रोमियम है आपका जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, जबकि ये 4s2 3d5 था।
वापस ओरिजिनल स्टेट पे ले आता हूँ। तो क्रोमियम और मैग्नीज में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ D5 और यहाँ D5, लेकिन यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, यहाँ से नहीं निकालना। तो D5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्रोमियम की ज़्यादा होगी। हमें लगेगा कि मैग्नीज का भी तो 4s1 हाफ फील्ड है, बट आप ध्यान रखें फोर्थ शेल दूर है न्यूक्लियस से, रिजल्टिंग वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जेड इफेक्टिव लेसर होने की वजह से कम रहेगा। 4s का सिचुएशन और 3d का सिचुएशन कंपेरेबल नहीं है, रिजल्टिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और यहाँ से मुश्किल निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, IE3 ऑफ जिंक इज़ वेरी हाई। तो एक बार आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिख के रख लेंगे, 4s2 3d10 आता है, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ D10 से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कंडीशन है। आप इसकी थर्ड शेल में देखें तो स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की तरह से ही नोबल कॉन्फ़िगरेशन की तरह से स्टेबल होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल होगा, रिजल्टिंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी और इसी वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं दिखा पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। ये भी हम इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से एनालाइज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन रहता है इस आयनाइजेशन एनर्जी का, जिसको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा, बट बाद में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टोरी पे जाके उसको इन डिटेल समझने की दोबारा से कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मेटल्स हैं X और Y, नाम कुछ भी रख लीजिए, X और Y 2 मेटल्स हैं, इनका मैं क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। XCl2 बना दिया, इसका YCl2 बना दिया। X का X+2 बन गया, डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे इसने जो क्लोरीन ने लिए हैं, और Y का Y2+ बन गया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे और क्लोरीन ने लिए होंगे। अब यहाँ पे X का X2+ बनाने में मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी, IE1 + IE2, और Y का Y2+ बनाने में भी कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी, IE1 + IE2। आप दोनों का सम देखें, मान लीजिए ये आता है 7.8 किलो जूल पर मोल सम, और ये आता है 5.8 किलो जूल पर मोल। तो मतलब यहाँ आपको लेसर एनर्जी लगानी पड़ी, मतलब Y2+ में आसानी से कन्वर्ट हो गया, आसानी से कन्वर्ट हो गया, मतलब बनने वाला कंपाउंड ईज के साथ बना है, यानी कि मोर स्टेबल है कंपेयर्स टू दिस। किसी एक मेटल की स्टेट को एक्वायर करने में आपको जो एनर्जी लगानी पड़ रही है, अगर वो एनर्जी लेसर लगानी पड़ती है तो वो स्टेट ज़्यादा इजीली अचीवेबल होती है, मींस ज़्यादा स्टेबल होती है। सिमिलरली अगर ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है तो वो कम स्टेबल है। मैं एक क्वेश्चन फेस करता हूँ यहाँ पे जनरली कि निकल का 2+ ज़्यादा स्टेबल है देन प्लेटिनम 2+, लेकिन प्लेटिनम का 4+ ज़्यादा स्टेबल है निकल के 4+ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में डेटा के साथ ये रिफ्लेक्टेड है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। हम डेटा को तो नहीं यूज़ करने वाले ज़्यादा यहाँ, लेकिन बात समझा दूंगा, डेटा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निकल 2+ बनाने के लिए आपको IE1 + IE2 लगाना होगा, एंड सेम फॉर द प्लेटिनम, उसका भी 2+ बनाने के लिए आपको I1 + IE2 लगाना होगा। जो वैल्यूज़ जाके देखते हैं हम, तो निकल 2+ का IE1 + IE2 लेसर है, रिजल्टिंग वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्लेटिनम 2+।
लेकिन जब हम प्लेटिनम 4 या निकल 4+ बनाना चाहते हैं तो हमें IE1, IE2, IE3 और IE4 यानी कि 4 एनर्जीज़ का सम अप्लाई करना होगा। और ये सम अगर मैं देखूं तो प्लेटिनम 4+ का लेसर है एज़ कम्पेयर टू निकल 4+, जिसकी वजह से 4+ की बाजी तो प्लेटिनम ने मारी, जबकि 2+ में निकल ज़्यादा स्टेबल रहा। तो ये एक पॉइंट रहता है कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने का। हम आयनाइजेशन एनर्जीज़ देख के उसकी स्टेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी हमें वेरी सून इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये जो मैंने लिखा है प्रॉपर्टी, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे, फिर दोनों को साथ साथ पैरेलली स्टडी करते हुए देखेंगे कि कौन पर्टिकुलर कंपाउंड मोर और लेस स्टेबल रहेगा। पढ़िए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी है ये डी ब्लॉक्स में पर्टिकुलरली आई शुड से, ये लास्ट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ कंपाउंड्स और F ब्लॉक बहुत जल्दी ही हम लोग अप्रॉक्सीमेट हाफ ऑफ द पार्ट लगभग स्टडी कर चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद करके रखें, समझ के रखें। आसान क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे काम करें अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टी के साथ, और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हमें पार्शियली स्टेबिलिटी के बारे में बता रही है, उन सब बातों के साथ। गुड बाय।